गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है, ये कुछ वैसे ही है जिस प्रकार से अपन ने आदर्श गैस और अनादर्श गैस के बारे में सुन रखा है। तो राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है विलयन को। द्रव द्रव का जो विलयन होता है, द्रव एंड द्रव से बना हुआ जो विलयन है उसको राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक आदर्श और एक अनादर्श विलयन। अब देखिए आदर्श विलयन क्या है। तो आदर्श विलयन वे हैं जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, ठीक है, वो होंगे आपके आदर्श विलयन। यानी अपन कह सकते हैं कि जो विलयन सभी सांद्रताओं व सभी तापों पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, राउल्ट नियम की पालना करते हैं, तो इन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। आई बात समझ में। अब एक आदर्श विलयन जो है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। आदर्श गुण के अंदर ये होना चाहिए, पहला गुण तो ये होना चाहिए कि राउल्ट के नियम की पालना करता हो, राउल्ट के नियम की पालना हो, ठीक है ना। राउल्ट के नियम की पालना करता हो, पहला तो ये है। अब राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम ये है पी ए बराबर होना चाहिए किसके, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ए के, या फिर पी बी बराबर होना चाहिए पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी के। ये राउल्ट का नियम है। तो इस चीज की पालना अगर कर रहा है तो वो एक आदर्श विलयन होगा। दूसरा जो शर्त है, दूसरी शर्त ये है, दूसरा गुण ये होना चाहिए कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है, मैक्सिमम एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। और तीसरा जो गुण है वो ये है कि आयतन में परिवर्तन यानी डेल वी मैक्सिमम परिवर्तन 0 होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो विलयन जो है आदर्श विलयन कहलाता है। परंतु प्रायोगिक रूप से ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो आदर्श विलयन होता हो। जैसे कि आदर्श गैस भी वास्तविक गैसें होती हैं, वास्तव में आदर्श गैस कोई होती नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीज है। इसके अलावा विलयन जो है अत्यंत न्यूनतम सांद्रता पर विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है, ये कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम ले लेंगे बेंजीन प्लस टॉलुइन, इसके अलावा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इसके अलावा एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। ये आदर्श विलयन की तरह व्यवहार कर सकते हैं अगर ये चीजें, ये गुण उसके अंदर उपस्थित हैं तो। सेकंड अगर बात करें, दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन में आप समझ गए कि ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसका मतलब इनमें डेल एच नॉट इजिकल टू 0 होता है, इसका मतलब इनमें डेल वी नॉट इजिकल टू 0 होता है, ठीक है। और ये राउल्ट के नियम की पालना भी नहीं करते, मतलब पी ए नॉट इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी नॉट इजिकल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये इसके बराबर नहीं होगा। आगे बात समझे। और इसमें आयतन भी 0 हो गया, कुल आयतन जो है विलय के कुल आयतन के बराबर नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन भी बराबर नहीं होती है, अवशोषित और उत्सर्जित। तो ये ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इनमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इनके एग्जाम्पल है जैसे H2SO4 है। अब H2SO4 को जल के अंदर मिलाएं, ठीक है ना, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ये क्या हो गया, एक अनादर्श विलयन हो गया। अब जो अनादर्श विलयन है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक
अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। दो भाग है इसके, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। चलो अब इनकी बात करते हैं कि धनात्मक अनादर्श विलयन क्या होता है और ऋणात्मक अनादर्श विलयन क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो देखिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की अगर बात करें तो इनमें जो है राउल्ट नियम के अनुसार ये गुण होता है, पहला तो कि कुल जो दाब है विलय का वो ज्यादा होता है किसके, पी नोट ए और एक्स ए के। इसी प्रकार से अगर पी बी की बात करेंगे तो ये भी ज्यादा होगा पी नोट बी एक्स बी के। ठीक है ना, बराबर नहीं होता, कुल दाब जो है वो ज्यादा होता है, वास्तव दाब कुल ज्यादा होता है धनात्मक विचलन के अंदर। दूसरा ये है कि जो डेल एच है वो पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक में इसका मान होता है, इसलिए तो धनात्मक बोला गया, हर चीज पॉजिटिव होगी इसमें। और तीसरा जो है डेल वी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे बात समझे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं एथेनॉल की, एथेनॉल प्लस एसीटोन की। ये दोनों इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं अपन। क्यों मान सकते हैं, देखो इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है क्योंकि एथेनॉल के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये एथेनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ये एथेनॉल है। ठीक है ना, तो ये दूसरे एथेनॉल के साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से आगे फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इस दूसरे एथेनॉल अणु के साथ में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें उपस्थित है, तो जिसके कारण से क्या होता है, जब इसमें एसीटोन मिलाएंगे, इसके अंदर एसीटोन मिलाएंगे तो एसीटोन के जो अणु हैं वो एथेनॉल के अणुओं के मध्य प्रवेश कर जाते हैं तथा हाइड्रोजन बंधों को जोड़कर एथेनॉल अणु वापस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब इनको तोड़ देते हैं। जब ये इसके अंदर प्रवेश करता है एसीटोन तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूट जाते हैं, जिससे भी कि ये अणु के रूप में बदल जाता है, सिंगल अणु के रूप में बदल जाता है और ये वाष्प में बदलने लगते हैं। आई बात समझ रहे हैं, वाष्प में बदलने लगते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वाष्प दाब में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है ना, वाष्प दाब में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई तो फिर धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आई बात समझिए, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल मिलाने पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो उसके लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता। ठीक है, और आकर्षण बल जब इनमें कमजोर हो जाता है, ये टूट जाते हैं तो अणु थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं तो फिर आयतन भी क्या हो गया, बढ़ गया, आयतन भी बढ़ गया, तो ये आयतन में परिवर्तन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके उदाहरण और भी हैं। एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड है, ठीक है, एसीटोन प्लस बेंजीन है। ग्राफ बनाए अगर इसमें, तो ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमने दो एक्स ले ली, यहाँ पे एक्स ए बराबर 0 माना एक बार और एक्स बी को अपन ने माना 1। तब क्या होगा, विचलन धनात्मक हो रहा है ना, थोड़ा वृद्धि हो रहा है, तो एक कर्व ऐसे आएगा। पिछले टॉपिक में हमने एक जगह बात की थी, ये लाइन कैसी जाती थी, सीधी जाती थी ऐसे, ये लाइन सीधी जा रही थी ऐसे, राउल्ट के नियम में हमने इसकी बात की थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, मतलब थोड़ा बढ़ रहा है। इस तरफ इस अक्ष पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न, और इस पे क्या है, वाष्प दाब, वाष्प दाब है। तो जब जैसे ये सीधा बढ़ता है, देखो मोल भिन्न बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है राउल्ट के नियम के अंदर पढ़ा था अपन ने। पर यहाँ पे धनात्मक विचलन हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी बढ़ा दी अपन ने कर्व टाइप की। और अगर इस पॉइंट पे हम मान लें एक्स ए को क्या मान लें 0 और एक्स बी को हम मान लें 1, तब क्या होगा, राउल्ट के नियम में तो क्या हुआ था,
सीधी रेखा गई थी, राउल्ट के नियम में तो एक सीधी रेखा गई थी, ध्यान है आपको, ऐसे सीधी रेखा, लेकिन यहाँ पे धनात्मक विचलन हो रहा है इसलिए थोड़ा कर्व बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो रहा है इस कारण से धनात्मक विचलन, टोटल ये आ गया आपका P नॉट B और ये आ गया P नॉट A। तो इसके अंदर जो वृद्धि हुई राउल्ट के नियम में ये लाइन जा रही थी सीधी यहाँ पे यूं, लेकिन यहाँ पे धनात्मक विचलन हुआ है तो यूं जाएगी, ठीक है। इसलिए कुल दाब जो है P बराबर PA प्लस PB के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के लिए। अब हम बात करें ऋणात्मक जो विचलन दर्शाते हैं उन विलयनों की बात करें तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, इनमें क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा सब कुछ, अर्थात PA कम होगा P नॉट A और XA से, इसी टाइप से PB कम होगा दाब P नॉट B और XB से। तो फिर डेल H क्या होगा, डेल H नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल V क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अगली बात समझ में, अर्थात ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी जिसमें इनमें नेगेटिव मान आता है और ये कम है, इसलिए इसको ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। ये अनादर्श विलयन है, ऋणात्मकता प्रदर्शित करने वाले। चलो अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की और एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में देखिए आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हो CHCl3 होता है, तो CHCl3 ये हो गया। और एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला कीटोन होता है ना, ये O डबल बॉन्ड C के दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, ये एसीटोन है, मैथिल ग्रुप। तो अब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ये। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हुआ, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया तो अणु क्या आ गए, पास पास आ गए तो क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉन्ड बनने के कारण ऊष्मा में भी क्या हो गई, कमी हो गई, तो आयतन और एंथैल्पी में कमी हो गई, जिसके कारण से ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्योंकि दाब कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब में क्या होगी, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी इसी कारण से PA कम होता है P नोट A XA से, और इसी कारण से PB कम होता है P नोट B XB से। आई बात समझे, आकर्षण बल बढ़ गया है, अंदर बड़ा अणु बन गया है, तो ऊर्जा में क्या हुई, कमी हुई तो डेल H क्या हो गया, नेगेटिव। अणु बहुत पास आ गए तो उनके मध्य गैप नहीं रहा तो डेल V भी क्या हो गया, आयतन भी घट गया, नेगेटिव। इसलिए इनको ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहा जाता है। इसमें आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन भी इसमें आता है, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई एथिल ईथर भी इसमें ले सकते हो, HCl और H2O ये भी इसका एग्जाम्पल है, HNO3 एंड प्लस H2O ये भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना, आदि। इसमें ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें राउल्ट के नियम में जो ग्राफ था और अभी जो ग्राफ बनाया उसी के अनुसार XA बराबर क्या हो जाएगा 1, XB बराबर हमने ले लिया 0, इस पॉइंट पे XA बराबर 0 ले लेंगे तो XB बराबर क्या ले लेंगे 1। यहाँ पे आपको पता है मोल भिन्न है और यहाँ पे वाष्प दाब है, तो राउल्ट के नियम में ये सीधी लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। यहां थोड़ी कमी आ जाएगी इसमें, तो नीचे की तरफ ये कर्व बन जाएगा ऐसे। अगर इस पॉइंट पे बात करते हैं तो राउल्ट के नियम में ये सीधी लाइन आती है,
तो यहां थोड़ी कमी आ जाएगी, मतलब कि ये कर्व बन जाएगा ऐसे। राउल्ट के नियम में ये सीधी लाइन आती है यूं, यहां थोड़ी कमी आ जाती है इसलिए यूं बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल दाब ये हो जाएगा P बराबर पी ए प्लस पी बी। ये P नॉट बी पॉइंट है और ये P नॉट ए पॉइंट है, तो ये कमी होगी, ये दोनों का ग्राफ हो गया अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो अंतर आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में भी अंतर आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसी को हम अंतर बना के लिख देंगे तो अंतर हो जाएगा। ये आई बात समझ में? स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इसको आप बोल सकते हो एजियोट्रोपस मिश्रण। तो ये मिश्रण क्या होता है? ये मिश्रण ऐसा होता है जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। ठीक है, एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन के बदले, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिना संगठन बदले उसी ताप पर यह आश्रित होता है। उसी ताप पर यह क्या हो जाएगा? आश्रित। बिना संगठन बदले उसी ताप पर यह क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। तो ऐसा जो मिश्रण होता है जो निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर क्या हो जाता है? ये आश्रित हो जाता है। तो इस टाइप का जो मिश्रण होता है उसको हम स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपस मिश्रण कहते हैं। इनको प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें एजियोट्रोपिक जो मिश्रण होता है उसमें एक एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल अपन ने लिया एथेनॉल। एथेनॉल में आपका एथेनॉल प्लस H2O, ये आपका एग्जांपल है इसमें। ठीक है ना, जिसमें 94.5% एथेनॉल है और 4.5% इसमें H2O है। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो एक एजियोट्रोपिक मिश्रण बनेगा। ये एजियोट्रोपिक जो है यानी कि एजियोट्रोपस मिश्रण, इसको दो भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला भाग है निम्न क्वथन एजियोट्रोपक, और दूसरा भाग है उच्च क्वथन एजियोट्रोप। आई बात समझ? अब दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है भैया, निम्न क्वथन एजियोट्रोप, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे एग्जांपल अपन ने लिया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एग्जांपल से आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। यहां मैंने एसीटोन लिया। इस एसीटोन का जो क्वथनांक होता है, इस एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने लिया कार्बन डाइसल्फाइड, इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 46 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब अपन ने इस एसीटोन और इस कार्बन डाइसल्फाइड दोनों को मिला दिया और मिश्रण बना लिया इन दोनों का। ये मिश्रण बनेगा आपका एजियोट्रोपस मिश्रण। अब इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस। तो मिश्रण का क्या है क्वथनांक? 33 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये शुद्ध अवस्था में थे तब इसका 56 था और इसका 46 था। अर्थात मिश्रण में जब ये चले गए तब इनका क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया। क्या हुई? कमी हुई। इसी वजह से इसको बोलते हैं निम्न क्वथन एजियोट्रोपस
निम्न क्वथन एजियोट्रोपस, लो बॉइलिंग एजियोट्रोपस, अर्थात मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाता है कंपोनेंट से, ठीक है ना। विलय और विलायक के जो क्वथनांक है उनसे मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाता है, तो ऐसे मिश्रण को निम्न क्वथन एजियोट्रोप्स बोलते हैं। समझ गए? तो उच्च क्वथन में इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, मैंने यहां पे उदाहरण लिया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस, आई बात समझ में, क्लोरोफॉर्म का 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों का ये है, दोनों का मिश्रण बना दिया, ये बन गया मिश्रण। अब मिश्रण बनने के बाद में इनका जो बीपी आएगा वो 56 और 45 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि मान ला आ गया कि 65 डिग्री सेल्सियस आ गया, सपोज किया, तो ये दोनों से ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं उच्च क्वथन एजियोट्रोपिक मिश्रण। आई बात समझे? तो ये एजियोट्रोपस विलयन होते हैं, दो प्रकार के, निम्न क्वथन एजियोट्रोप और उच्च क्वथन एजियोट्रोप। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अणु संख्या गुणधर्म। कौन सा? अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म देखो होते क्या है ना, नाम से क्लियर है। अणु संख्या, अणु से संख्या मतलब अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आ जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना। वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये चार जो गुण हैं ये अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके अंदर ये जो विलय के कण हैं, विलय के कणों पर ये निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? ये विलय के कणों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर अब हमारा यही टॉपिक बचा है, ये चारों टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन ले लेते हैं कि किस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। उन्नयन का मतलब है क्वथनांक में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे होती है उसकी बात देखिए। देखिए कोई भी एक शुद्ध विलायक है, मैंने बात की शुद्ध विलायक की, ठीक है ना। ये वाष्पशील है, ये क्या है? वाष्पशील यौगिक है कोई, यानी ये इजीली भाप में बदलता है। शुद्ध विलायक भाप में बदलता है आराम से। किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। तो वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब अधिक होगा, ठीक है ना। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक, इसमें विलायक है मतलब कोई विलय नहीं हुआ अभी, शुद्ध विलायक जो है क्या है? वाष्पशील है। वाष्पशील है तो क्या होगा? अधिक, यानी कि आसानी से वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा तो वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब अधिक होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये मान लीजिए शुद्ध विलायक के अंदर
विलायक में अपन ने मिला दिया विलय, ठीक है, तो बन गया विलयन। और ये जो विलय है ये क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील, ये विलय अवाष्पशील है। तो ये तो यूं समझ लो ये तो पढ़ने वाला लड़का है और ये नहीं पढ़ने वाला है। तो जब ये नहीं पढ़ने वाला लड़का इसके साथ रहने लगेगा तो इसको भी नहीं पढ़ने देगा, तो इसके जो पढ़ने का घंटा है, पढ़ने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये तो वाष्प में बदलता है, ये तो वाष्पशील है, ये तो वाष्पशील है और ये अवाष्पशील है। तो जब इस अवाष्पशील विलय को इसमें मिलाएंगे तो ये विलयन बनेगा। तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके कारण से, क्योंकि ये खुद तो नहीं बदलता और ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, इसके अणु, जैसे ये इसके कण है और ये अवाष्पशील के कण है, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बीच बीच में क्या आ जाएगा, अवाष्पशील यौगिक के कण आ जाएंगे, जिसके कारण से इसके और इसके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। अणुओं के मध्य वांडरवाल बल आकर्षण उत्पन्न होगा तो वो आसानी से भाप में नहीं बदलेंगे, टूटेंगे नहीं। आबंध आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल मजबूत हो जाएगा। तो इनको तोड़ने के लिए ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ताप में जब वृद्धि होगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ गया। ताप में वृद्धि का मतलब यही हुआ, क्वथनांक बढ़ गया। और ये जो वृद्धि हुई है इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो तापमान में जो परिवर्तन हुआ डेल टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, ये परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ताप में जो वृद्धि हुई है उसमें से हम पहले वाला ताप घटा देंगे तो परिवर्तन आ जाएगा ताप में, आई बात समझ में। और जो क्वथनांक में क्वथनांक उन्नयन जो है वो समानुपाती होता है मोललता के, मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात डेल टी बी समानुपाती मोललता। समीकरण नंबर 1, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा मैं तो डेल टी बी बराबर क्या आ जाएगा, के बी एम। समीकरण नंबर 2 ये आ जाएगा, साइन हट गया, के बी आ गया, ठीक है ना, आई बात समझ में। और यदि 1 kg विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या m है तो उसे ये जो है Kb, इस Kb को हम बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये उन्नयन स्थिरांक है Kb। अगर m = 1 हो तो डेल Tb बराबर क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा ना। आगे बात समझ में। अब अगर इसमें ग्राफ बनाए हम तो ग्राफ आपका बन जाएगा ये, मैं बना देता हूं। इस तरफ परम ताप है T, तापमान ले लिया, इस तरफ वाष्प दाब ले लिया, वाष्प दाब P, ठीक है। शुद्ध विलायक का मान लीजिए क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक आप जानते हो ना, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक की परिभाषा क्या है। क्वथनांक की परिभाषा ये है कि विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। विलयन का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब मान लो, चाहे इसकी जगह द्रव भी ले सकते हो, विलयन नहीं तो द्रव सही रहेगा। द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए किसके, वायुमंडलीय वाष्प दाब के। जिस तापमान पे तो किसी निश्चित तापमान पे कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस तापमान को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो सपोज किया ये वायुमंडलीय दाब है ATM, ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा तो शुद्ध विलायक ले रहा हूं तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बढ़ रहा है, मान लो ये बढ़ रहा है, 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 और इस तापमान पे आके ये इसके बराबर हो गया। कौन से तापमान पे? इस तापमान पे, इस तापमान पे ये इसके बराबर हुआ, तो ये तापमान अपन ने बोला शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया ये। अब अपन ने इस विलायक के अंदर मिला दिया विलय, क्या मिला दिया? विलय, जो कि क्या है? अवाष्पशील यौगिक है, अवाष्पशील। तो अभी मैंने आपको समझाया था अवाष्पशील विलय मिलाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर ये जो विलायक है, ये विलायक का यूं प्राप्त होगा हमें, यहां पे तापमान बढ़ गया, विलायक का वाष्प दाब यहां पे इस पॉइंट पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, मतलब इस तापमान पे बराबर होगा ये। इस तापमान को बोल दिया विलायक का ताप है ये T0B बोल दिया। तो तापमान में जो ये वृद्धि हुई है यहां से यहां तक की, ये क्या है? डेल T है, डेल TB, यही वृद्धि होगी, और इसीलिए हमने इक्वेशन सॉल्व की थी ये, डेल TB बराबर TB माइनस T0B। अभी थोड़ी देर तक तो ये ग्राफ बन गया है इसमें। आगे बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे अगर क्वथनांक का जो उन्नयन है, इससे हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें, मतलब क्वथनांक का उन्नयन और आणविक द्रव्यमान में क्या संबंध है? क्वथनांक उन्नयन द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना। विलयन का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था? डेल TB बराबर KB मोललता, समीकरण नंबर यही था, इसको 1 दे देते। अब मोललता अपन जानते हैं, मोललता चैप्टर की शुरुआत में अपन ने इसकी बात की थी, क्या? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, बस इतना फर्क है, और केजी में लेंगे तो 1000 हटा देंगे। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, M इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ये होती है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बड़ा M लो यहाँ पे, मोलर द्रव्यमान के लिए बड़ा M ले लो, ठीक है ना। और नीचे क्या है? नीचे है विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान के लिए बड़ा W ले लिया, इंटू 1000 हो गया, समीकरण नंबर 2। इस वैल्यू को मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो क्या हो जाएगा? डेल TB बराबर KB इंटू ये चीज यहां आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका W बटा M इंटू W कैपिटल इंटू 1000, ठीक है, हो जाएगा। यहां से मैं मोलर द्रव्यमान निकाल लूं, हम मोलर द्रव्यमान ही तो निकाल रहे हैं, आणविक द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान होगा उसका, तो यहां से आणविक द्रव्यमान निकालने का मतलब मोलर द्रव्यमान निकाल लो, तो मोलर द्रव्यमान बराबर KB इंटू W इंटू 1000 बटे डेल TB यहाँ आ गया इंटू बड़ा W, ठीक है। इससे हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। KB की जो इकाई होती है, KB की इकाई होती है केल्विन kg प्रति मोल, जो मोलर उन्नयन स्थानांक है ये इसकी इकाई है, केल्विन kg प्रति मोल, ठीक है। चलो
ये क्वथनांक में उन्नयन हो गया। ये क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन हो गया। आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। किसमें? हिमांक में अवनमन, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। बात समझ रहे हैं?